बहुत समय पहले की बात है। जोगीपुर नाम के एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। धीरे नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 2 बेटियों शेफाली और निर्मला को लेकर बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। अरे भाग्यवान, मुझे निकलने में देर हो रही है, जल्दी करो। ये रहा, हो गया। इस पोटली में तुम्हारे लिए खाना बांध दिया है, ये लो। अच्छा, मेरी शेफाली और निर्मला कहाँ हैं? वो तो नहीं दिख रहे। शेफाली? वो तो तालाब में बर्तन धोने गई है। ये है शेफाली। शेफाली को दिखने में जितनी सुंदर थी वैसे ही वो घर के सारे काम बड़ी सफाई से करती थी। अरे शेफाली, तू तो दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही है। जिस घर में तेरी शादी होगी उस घर को तू रोशन कर देगी। अरे दादी, कुछ भी बोलती रहती हो। मेरा बर्तन धोना हो गया, अब मैं चलती हूँ। अच्छा शेफाली, तू तो इतनी साफ सफाई से घर के सारे काम करती है, और तेरी वो जुड़वा बहन निर्मला वो क्या करती है? वो ठीक है दादी, घर पर ही है। ओहो, मुझे बहुत देर हो गई, अब मैं चलती हूँ दादी। इतना कहकर शेफाली वहाँ से चली जाती है। उधर तब अरे निर्मला, तू तो बड़ी आलसी है। दोपहर होने को आई, अभी तक तू सो रही है। पिताजी खेत पर चला गया, शेफाली बर्तन धो रही है। तू भी तो घर का कुछ काम कर सकती है। तुम्हें तो पता ही है माँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। ना मैं अच्छी देखती हूँ, ना शेफाली की तरह कोई काम संभाल पाती हूँ। हाँ, इसीलिए तो तू जंगल में घूमती रहती है। अगर तू काम ठीक ठाक से नहीं कर पाती तो दीदी से सीखने की कोशिश तो कर सकती है। इतना कहकर नमिता कमरे से बाहर आके देखती है कि शेफाली आंगन में आके खड़ी है। तुम निर्मला को क्यों डांट रही हो माँ? छोड़ो ना, वो सो रही है। क्या काम है मुझे बताओ, मैं कर देती हूँ। इस तरह से उसे और मत बिगाड़ो। इसकी शादी के बाद अगर ससुराल में काम नहीं कर पाई तो तब वो भी सीख जाएगी माँ, अभी छोड़ो ना। तुम 2 बहनों की जो मर्जी वो करो, मैं जा रही हूँ रसोई में। निर्मला, मेरे सारे काम हो गया है, मैं तालाब में नहाने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलेगी? ये सुनकर निर्मला गमछा कंधे में डालकर बाहर आती है और दोनों बहन एक साथ तालाब की ओर चली जाती है। अच्छा शेफाली, हम तो जुड़वा बहन हैं। वहाँ तो दिन भर घर का इतना काम करती है, लेकिन मैं बस खेत जंगल में घूमती रहती हूँ। तू नाराज नहीं होता? मुझे क्यों गुस्सा आएगी? तुझे जो पसंद है तू वही करती है, और तू तो मेरी बहन है, तुझसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तू इतनी सुंदर है, सब तेरी तारीफ करते हैं। सुन के मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे कभी भी जलन नहीं होता। इसी तरह बातें करते हुए दोनों बहनें तालाब तक पहुंच जाती हैं। फिर वो बड़े मजे से तालाब में डुबकी लगाकर तैरकर नहाने के बाद घर लौट आती हैं। तभी उनके पिताजी घर लौट के कहता है, बेटी निर्मला, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक लोटा पानी लेके आओ। आप यहाँ पर बैठिए पिताजी, मैं अभी पानी लाती हूँ। ये कहकर निर्मला दौड़ते हुए अंदर चली जाती है और शेफाली कपड़े सुखाने के लिए चली जाती है। फिर निर्मला एक लोटा पानी लेकर आंगन की तरफ आते वक्त उसके हाथ से पूरा पानी गिर जाता है। प्यास से गला सूख रही है, इसीलिए पानी मंगा था। ये काम भी तुमसे नहीं होता कि इस भरोसे तुम्हारी शादी कराऊं। क्या करूं मैं? अगर ससुराल में भी तुम ठीक से काम नहीं कर पाई तो? पिताजी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर निर्मला घर से निकलकर जंगल की ओर चली जाती है। फिर जंगल में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठी रहती है और उसे देखकर, अरे बेटी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना उदास होके क्यों बैठी हो? आज पेड़ों से बातें नहीं कर रही, पंछियों से खेल नहीं रही, तितलियों को देखकर मुस्कुराया नहीं, क्या हुआ? तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं रोज पेड़ों से बात करती हूँ, पंछियों से खेलती हूँ और तितलियाँ मुझे बहुत पसंद है? मुझे सब पता है, इस जंगल में कौन क्या करता है
मुझे सब कुछ दिखाई देता है। ऐसा क्या? तुम इस जंगल में ही रहती हो, पर मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। अच्छा, अब उठो, ऐसे उदास होकर मत बैठे रहो। तुम नहीं जानते, मुझ में कोई गुण नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। किसने कहा गुण नहीं? हर किसी में कुछ ना कुछ खास होता है, जो समय आने पर सबको दिखता है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हें लेकर चिंतित है, इसीलिए तुम्हें डांटते हैं। अब तुम घर लौट जाओ। ये सुनकर निर्मला जंगल से निकलकर घर की ओर लौटने लगी। अरे ये निर्मला, क्या तुझे पता है क्या दादी, क्या पता होगा? शेफाली का रिश्ता तय हो रहा है। कल लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। ये रिश्ता तो मैं ही लाई हूँ। शेफाली के बारे में सुनते ही लड़के वाले को पसंद आ गया है। तुम सच कह रहे हो दादी, ये तो खुशी की खबर है। ये खबर सुनते ही निर्मला दौड़ते हुए घर पहुंचती है। फिर सुन शेफाली, कल मैं खुद तुझे अपने हाथों से तैयार करूंगी। अरे तू सजाएगी? तुझे सजाना आता है? नहीं नहीं, तू नहीं कर पाएगी। मैं पड़ोस की मालती को बुलाऊंगी, वो आके सजा देगी। माँ, जब वो मुझे सजाने चाहती है उसे ही सजाने दो। उससे कोई मुझे पसंद करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता। शेफाली की ये बात सुनकर निर्मला उसे गले लगा लेती है और माँ अपनी दोनों बेटियों की प्यार को देखकर उनको आशीर्वाद करती है। अगले दिन सुबह निर्मला की नींद टूटते ही वो दौड़ते हुए जंगल की ओर चली जाती है। अरे बाप रे, आज मैं इतनी तेज दौड़ के यहाँ आई कि मैं बिल्कुल थक गई। फिर निर्मला जिस पेड़ के साथ वो रोज बातें करती है, जिस पेड़ को वो अपनी दोस्त मान के हर बात बताती है, उसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर, पता है दोस्त, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज शेफाली को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मैं खुद उसे सजाने वाली हूँ। लड़के वाले जरूर उसे पसंद करेंगे। क्यों नहीं, जरूर पसंद आएगी। तुम जो उसे दिल से अपने हाथों से सजाओगी। अरे क्या आप मेरे सारे बात सुन लिए? हाँ, सुना है ना, इसीलिए तो तुम्हारे लिए ये कंघी लाई हूँ। इसी से आज शेफाली की बाल बनाओगे। अरे ये तो लकड़ी की बनी हुई कंघी है, कितनी सुंदर। अब घर लौट जाओ, देर मत करो। और अगर कोई पूछे कि ये कंघी तुम्हें कहाँ से मिली, तो कहना जंगल से। मैंने दी है, किसी को मत बताना। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और निर्मला भी घर लौट आती है। फिर वो शेफाली को बहुत प्यार से सजाती है। अरे जल्दी चल, लड़के वाले आ गए, चल चल। शेफाली उनके सामने जाते ही सिर्फ लड़के वाले को नहीं, बाकी सभी को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि निर्मला उसे बहुत सुंदर सजाई थी। अरे निर्मला, तू इतना सुंदर सजा लेती है, ये तो पता ही नहीं था। तू सजाई है, इसीलिए शेफाली को और भी सुंदर लग रही है। सुन निर्मला, अगले महीने में मेरी बेटी की शादी है। तुझे मेरी बेटी को भी अच्छे से सजाना होगा। बदले में मैं तुझे कुछ पैसे भी दूंगी, समझी? निर्मला के सजाने की तरीके को सभी बहुत पसंद करने लगे। गांव में किसी का भी शादी हो, जन्मदिन हो या कहीं पार्टी में जाना हो, सभी निर्मला के पास सजने आते थे। और ये सब कुछ दूर से देखकर प्रकृति देवी भी बहुत प्रसन्न होते थे। ये जादुई शंख तुम अपने साथ रखो। आज से तुम अपने मन की कोई भी इच्छा कहकर इस शंख को बजाओगी तो वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। कुसुमपुर गांव के एक गरीब परिवार में कविता नाम की 18 साल की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता गुजर जाने के बाद जंगल से लकड़ी लाके बाजार में बेचकर उनका गुजारा होता था। ऐसे ही एक दिन सुबह
जब वो जंगल में लकड़ी उठा रही थी। ओह, हे भगवान, और सहन नहीं होता। पानी, थोड़ा सा पानी। ये क्या माँ, तुम तो बिल्कुल थक गई हो। बैठो, इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। तुम्हें कितनी बार कहा है, इस तेज धूप में तुम्हें जंगल में आने की कोई जरूरत नहीं। हम बहुत गरीब है बेटी। जंगल की 2-4 लकड़ी बेचकर ही 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। तू अकेली सब कैसे संभालेगी? माँ, तुम यहाँ चुपचाप बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। ये कहकर कविता पास की नदी से एक पत्ते में पानी लाकर अपनी माँ को पिलाती है। भगवान जाने हमारे ये दुख के दिन कब खत्म होगी। माँ, तुम देखना, एक दिन हमारे सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। हम भी सबकी तरह अच्छा अच्छा खाना, मिठाई सब खा पाएंगे। कविता की माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, भगवान ने किस्मत में जो लिखा है वही होगा बेटी, और ये किस्मत कोई बदल नहीं सकता। अगर ऐसा ही है तो फिर भगवान सबके किस्मत में इतने दुख क्यों लिखते हैं माँ? अगर मैं किस्मत लिख पाती तो किसी के हिस्से में दुख नहीं रखती, सभी के किस्मत में सुख लिखती। इसके बाद दोनों घर लौट जाते हैं। फिर थोड़ा सा चावल खाकर सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह, ये क्या, तुम्हें तो तेज बुखार है माँ। रहने दो, तुम आराम करो। आज तुम्हें जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जाती हूँ। फिर कविता अकेले ही जंगल में जाकर लकड़ियाँ उठा के एक जगह इकट्ठा करते हैं। फिर एक पेड़ के नीचे उदास होके बैठकर मन ही मन अपनी दुख के बारे में बड़बड़ाने लगी। ठीक तभी उसके सामने प्रकट होती है। कविता, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कौन हो तुम? तुम्हें तो पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। मैं हूँ प्रकृति देवी। मैं रोज तुम्हें इस जंगल में आती देखती हूँ और तुम्हारी हर बातें सुनती हूँ। मुझे बताओ, तुम्हारे मन में क्या शंका है? कविता अपनी मन की सारी दुख भरी बातें प्रकृति देवी को कहने लगी। और सब कुछ सुनने के बाद प्रकृति देवी कहती है, इस संसार में हर चीज किसी न किसी कारण से घटित होती है। जो हो रहा है या जो होगा, उसके पीछे जरूर कोई कारण होता है। लेकिन इंसानों की किस्मत में इतने दुख लिखने की क्या कारण है? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलेगा। ये जादुई शंख तुम अपने साथ रखो। आज से तुम अपने मन की कोई भी इच्छा कहकर इस शंख को बजाओगी तो वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। और एक बात याद रखना, अपने मन में कभी भी अहंकार को जन्म मत देना। ये सुनकर कविता बहुत खुश होती है और प्रकृति देवी से शंख लेकर मन ही मन कहती है, मैं घर पहुंच के देखना चाहती हूँ मेरी माँ ठीक हो गई है। ये कहकर कविता शंख बजाने लगी। फिर घर लौट के देखती है कि सचमुच उसकी माँ स्वस्थ हो गई है और खाना बना रही है। तू आ गई बेटी, आजा खाना खा ले। इसका मतलब ये जादुई शंख सच में मेरी मनोकामना पूरी की है। रुको माँ, आज से हम सिर्फ चावल नहीं खाएंगे, हम तरह तरह की स्वादिष्ट खाना खाएंगे। फिर कविता मन की इच्छा बताकर शंख बजाती है और साथ ही साथ उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट खाना आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? हाँ माँ, आज से हमारे सारे दुख के दिन खत्म हुए। अब हमारे सारे मनोकामना पूरी होंगे। इसी तरह दिन बीतने लगे। अब उनके पास एक बड़ा सा घर है और वो पेट भर के अच्छा खाना खाते हैं। ऐसे ही एक दिन कविता रास्ते से गुजर रही थी। तभी, अरे क्या हुआ हरी काका, आप यहाँ बैठे रो क्यों रहे हैं? कविता, मेरी बेटी की शादी तय हुई है, लेकिन लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। इसके साथ 10 तोला सोना, खाट, बिस्तर, टीवी, मोटरसाइकिल। अगर ना दे पाए तो शादी नहीं होगा। मैं गरीब हूँ, इतना सब कुछ मैं कैसे दूंगा?
ये सुनकर कविता मन ही मन कुछ कहती है। फिर वो जादुई शंख निकलकर बजाने लगती है और कहता है, चिंता मत करो हरी काका, निश्चिंत होकर घर जाओ। देखना शादी की सारी इंतजाम हो गई है। ये सुनकर हरी काका घर लौट के देखते हैं कि सचमुच दहेज के सारी चीजें आ चुके हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह कविता के घर एक बूढ़ी अम्मा आती है। कविता, ओ कविता, क्या तुम घर पर हो? अम्मा जी, आपको क्या हुआ? सुना है तू गाँव वालों की मदद कर रही है, मेरी भी मदद कर दे बेटी। मेरे बेटे की कारखाने की नौकरी चली गई है, उसका भी परिवार है। अगर नौकरी ना मिली तो हम सब भूख से मर जाएंगे। तू मेरे बेटे के लिए एक नौकरी का इंतजाम कर दे बेटी। ऐसा सुनकर कविता मन ही मन फिर से कुछ कहती है और वो जादुई शंख निकलकर बजाने लगती है। फिर कहती है, आप घर लौट जाइए अम्मा, घर जाके देखना सब ठीक हो गया है। इसी तरह कविता गांव के लोगों की तरह तरह से मदद करती रहती है और दिन बीतते जाते हैं। छी छी छी, ये कैसी चाय बनाई है मिनती? तुझे काम पर रख के मैं अपनी पैसा बर्बाद कर रही हूँ। तू तो ठीक तरह से चाय भी नहीं बना पाती। ये कहकर कविता की माँ चाय का कप फेंक देती है। ठीक उसी वक्त वहाँ कविता आती है। माँ, तुम मिनती चाची के साथ इस तरह के बर्ताव क्यों कर रही हो? जो किया ठीक किया। घर की नौकरानी के साथ ऐसा ही करना चाहिए, इसमें गलत क्या है? कल्याणी के व्यवहार से कविता नाराज होकर घर से निकल जाती है और रास्ते में देखती है, मुझे कुछ भिक्षा दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ भिक्षा दे दो, भिक्षा। ये क्या अम्मा, तुम ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारा बेटा तो अब अच्छी नौकरी करता है। हाँ बेटी, मेरे बेटे ने अब बहुत तरक्की की है, बड़ा घर भी बनाया है, लेकिन वो अपनी पत्नी की कहने पर मुझे घर से निकाल दिया है। कहा कि वो मेरा देखभाल नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर कविता बहुत दुखी हो जाती है। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ती है। तभी वो रास्ते में हरी काका से मिलती है। कविता, मैं तेरे घर ही जा रहा था, मुझे इस संकट से बचा बेटी। फिर से क्या हुआ हरी काका? मेरी बेटी की शादी के बाद उनके ससुराल वाले की मांगे और बढ़ गई है। वो लोग मुझसे और भी महंगे सामान मांग रहे हैं और कह रहे हैं अगर मैं नहीं दिया तो वो मेरी बेटी को वापस घर भेज देगी। कविता इस बार भी हरी काका की बातों का जवाब ना देकर घर लौट आती है। ये सब क्या हो रहा है? मैं सबकी भलाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मैं ये सब नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इसके बाद कविता फिर से वो शंख बजाने लगती है और अगले दिन सुबह होते ही उसकी माँ, कविता, कविता, जल्दी उठकर देख कि ये क्या अनर्थ हो गया है। सब कुछ पहले जैसा हो गया, हम फिर उसी पुराने टूटे घर में आ गए हैं। कविता जागकर देखती है कि सच में वो पहले जैसा मिट्टी के घर में आ गया है। फिर वो अपनी माँ की बातों का कोई जवाब ना देकर शंख लिए जंगल की ओर दौड़ने लगती है। प्रकृति देवी, आप कहाँ हो? तभी उसके सामने प्रकृति देवी प्रकट होती है। बोलो कविता, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला? ये शंख आप वापस ले लीजिए। इससे मैं सबका भला करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब उल्टा हो रहा है। अब समझी, विधाता सबके भाग्य में सुख दुख बांट कर क्यों लिखते हैं। इस संसार में मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं। अगर बिना मेहनत के मनुष्य को सब कुछ मिल जाए तो उसका मूल्य नहीं रहता। इसीलिए मेहनत करना चाहिए। मेहनत का फल सबको बराबर मिलता है। हाँ प्रकृति देवी,
अब मैं सब समझ गई हूँ। ये जादुई शंख तुम अपने पास ही रखो। जब कोई सच में मुसीबत में पड़े तब उसका मदद करना। ये कहकर प्रकृति देवी अदृश्य हो जाते हैं और वो शंख को लेकर घर लौट आती है। आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स और दर्शकों के नाम हैं साकिब, सोहानी, आरती, कौशिक, गायत्री, शीला, जितेंद्र, फरहाना, संजना, अनीता, निकिता, तीशा, खुशबू, सिमरन, अस्मिता। आपका नाम और सबसे बेहतरीन कमेंट्स भी अगले वीडियो में हो सकते हैं। इसीलिए अभी हमारे चैनल जल परी कार्टून को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।